अब हम जो है एक्सरसाइज का अगला सवाल हल करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 आर्टिकल 3.1.5 एप्लीकेशन टू ज्योमेट्री का जो है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, OPQR इज ए ट्रेपीजियम। OPQR is a trapezium made from three equilateral triangles with OP equals to R and OS equals to S, and M is the midpoint of QR. इसमें राइट पहला पार्ट है कि राइट PS in terms of R and S. और दूसरा पार्ट है शो दैट OQ इज पैरेलल टू SM. Show that OQ is parallel to SM. तो अब इससे मतलब जो है हम ये बनाते हैं फिगर, और फिर इसके बाद जो है इसमें इसकी बाकी वैल्यूज़ मालूम करते हैं। तो एक ट्रेपीजियम है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, और दो साइड जो है जिसकी नॉन पैरेलल। तो इसका नाम है OPQR। और इसमें OP जो है ये R के इक्वल, ये वेक्टर R यानी कि इसका पोजीशन वेक्टर R के इक्वल है, और OS फ्रॉम थ्री इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ये थ्री इक्विलेटरल ट्राइंगल से जो है ये बनी है, यानी कि एक ये इसको दोबारा से जो है इसको इससे ज्वाइन किया, उसको इसके साथ ज्वाइन किया। तो ये इक्विलेटरल जो है हम इसको सपोज कर लेते हैं, या
ये तीन जो है ट्राइंगल बन रही हैं, उसमें ये OP और फिर ये S है, तो इसके पॉइंट्स को जो है इसको P और इसको Q और इसको R कंसिडर कर लेते हैं। तो सवाल में बताया गया है कि OP R के इक्वल है, R वेक्टर के इक्वल है एंड OS ये S वेक्टर के इक्वल है एंड M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR, ये QR है और M इसका मिड पॉइंट है। राइट PS इन टर्म्स ऑफ, तो इसमें PS की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R एंड S लिखनी है और फिर इसके बाद शो दैट OQ, ये OQ इज़ पैरेलल टू SM, कि ये SM के पैरेलल है। इसको इसके साथ अगर ज्वाइन करें तो ये OQ है और अगर इसको इसके साथ ज्वाइन किया जाए तो ये OQ है। OQ जो है SM के पैरेलल है, ये इसमें जो है हमने प्रूव करना है। जी अब इसमें जो है देखते हैं कि क्या है। अब इसमें गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। OP इक्वल्स टू R एंड OS इक्वल्स टू S। तो अब इसमें फ्रॉम इक्विलेटरल ट्राइंगल OPS, इक्विलेटरल ट्राइंगल OPS से जो है हम लिखते हैं कि OP प्लस PS, ये इस डायरेक्शन में, तो दिस इज इक्वल्स टू OS। ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसको जो है कहा जाएगा। तो अब इससे जो है PS की वैल्यू मालूम करते हैं। PS इक्वल्स टू OS माइनस OP OS इक्वल्स टू S एंड OP इक्वल्स टू R। तो ये पहला पार्ट इसका मुकम्मल हो गया कि हमने जो है इसको PS को जो है S और R की फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ लिखने था और वो हमने इसको लिख लिया। अब इसके बाद जो है दूसरा है कि शो करना है कि OQ इज़ पैरेलल टू SM। तो अब हम जो है इसमें देखते हैं कि ये SM और OQ की वैल्यू किसके इक्वल बनती है। अब इसके सेकंड पार्ट के लिए हम फिर यही जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है कंसिडर करते हैं। फ्रॉम इक्विलेटरल ट्रायंगल OPS OP तो अब इसमें जो है ट्रायंगल OPQ जो है अगर हम इसको देखें तो OPQ इक्वल होगा OP प्लस PQ
दिस इज इक्वल्स टू ओ क्यू। तो देयरफॉर ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी क्यू। तो पी क्यू जो है वो एस के इक्वल, क्यों इसके जो इक्वल, चूँकि पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ एस आर sides of equilateral triangles। चूँकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की साइड्स हैं दोनों जो हैं, तो इसलिए ये दोनों इक्वल होंगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों। तो इसमें ओ पी भी ट्राइंगल की एक साइड है, ओ एस भी है, पी क्यू भी जो है इसकी है, पी एस भी, क्यू एस भी है, पी एस भी, ये भी साइड्स हैं। और इसी तरह से एस आर क्यू आर ये सारी की सारी आपस में इक्वल है, चूँकि ये तीनों की तीनों ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। तो अब इसमें जो है इसकी वैल्यू लिखनी है, तो ओ पी जो है इक्वल्स टू आर एंड ओ एस इक्वल्स टू एस। तो देयरफॉर ओ क्यू इक्वल्स टू आर प्लस एस के इक्वल है। तो ये ओ क्यू की वैल्यू हमें मालूम होगी। अब हमने एस एम मालूम करना है। तो इससे ये भी मालूम हो गया कि अब क्यू का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर प्लस एस के इक्वल है। अगर हम एम का जो पोजीशन वेक्टर मालूम करना चाहते हैं तो हमें क्यू और आर जो है ये मालूम होना चाहिए। तो अब इसमें ओ क्यू तो मालूम है, तो फ्रॉम फिगर, तो फिगर से हम देख सकते हैं कि ओ आर दिस इज इक्वल्स टू ओ एस प्लस एस आर। अब दिस इज इक्वल्स टू ओ एस और ये भी ओ एस के इक्वल है। तो क्यों है, जो कि ओ एस एंड एस आर साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की साइड्स हैं इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और ये एस के इक्वल है, ये भी एस के इक्वल, तो ये 2s हो जाएगा। तो फिर इस लिहाज से जो है आर का पोजीशन वेक्टर जो है ये 2s के इक्वल बना जो है। तो अब हम फिर मालूम कर सकते हैं कि देयरफॉर मिड पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट एम, एम का पोजीशन वेक्टर जिसको हम ओ एम कहेंगे, तो दिस विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये आर प्लस एस प्लस 2s डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होगी। और अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा r प्लस 3s डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। तो अब हमने जो है एस एम जो है मालूम करना था कि एस एम किसके इक्वल है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम यानी कि ओ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस ओ एस। ओ एम की वैल्यू अभी हमने मालूम की है आर प्लस 3s डिवाइडेड बाई 2 और ओ एस जो है इसकी वैल्यू एस के इक्वल। 2 इसका एलसीएम आ जाए तो आर प्लस 3s माइनस 2s एंड दिस इज इक्वल्स टू आर प्लस एस डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल इसकी वैल्यू आ गई। और अब हम इसको जो है लिखें 1/2
इंटू एस प्लस आर, और ओ क्यू जो है हमने मालूम किया था आर प्लस एस के इक्वल। तो अब इसकी जगह जो है ओ क्यू लिख दिया जाए 1/2 ओ क्यू, क्योंकि हमने मालूम किया हुआ है कि ओ क्यू इक्वल है आर प्लस एस के। तो यहाँ से फिर मालूम हुआ कि एस एम इज़ पैरेलल टू, तो दिस इम्प्लाइज दैट एस एम इज़ पैरेलल टू ओ क्यू, और यही प्रूव करना था। और ये इसकी रीज़न क्या है? रीज़न इसकी ये है कि बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन के मुताबिक जो है इसको लिखा है। और वो क्या डेफिनेशन है कि वेक्टर ए और बी पैरेलल होंगे अगर हम उसको जो है एक दूसरे के मल्टीपल के तौर पे लिख सकें जाए। तो अब इसके मुताबिक यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1/2 है, और ये अगर दो वेक्टर्स हों ए और बी हों, तो इससे पता चला कि ये दोनों वेक्टर जो है आपस में पैरेलल हैं, और यही इसमें हमने प्रूव करना था कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब इसके बाद जो है इसका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपीजियम, ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपीजियम with AB parallel to DC, E is the point on diagonal DB such that length of DE equals to 1/3 of DB, कि DE जो है वो DB का 1/3 है। तो इसमें शो ये करना है BC is parallel to EE, कि BE इसके जो है पैरेलल है। तो अब इसके लिए जो है हम पहले इसकी फ़िगर बना लेते हैं, जैसे सवाल में बताया हुआ है उसके मुताबिक इसकी फ़िगर जो है ड्रा करते हैं, और फिर इसके बाद इसको हल करते हैं। ये एक साइड ये एक ट्रेपीजियम है, और ये इसका एक डायगोनल अगर हो, और इस डायगोनल के अगर हम 3 पार्ट करें, ये 1, ये 2 और ये 3, तो फिर इस लिहाज से जो है ये ए बी सी और ये डी, और ये पॉइंट डी वी पर जो है ई पॉइंट है कि इसके 1/3 बनता है। इसका मतलब ये 1 होगी, और ये रेशो 2 के इक्वल होगी। तो इसकी रेशो, चूँकि ये 3 जो है पार्ट्स में जो है इसको डिवाइड कर रहा है, इसकी डी ई की लेंथ जो है
ये 1/3 ऑफ द DB लेंथ के इक्वल है, तो इसलिए ये इसके इक्वल बनेगा। सवाल में जो है इसकी साइड्स की कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। AB साइड जो है ये 12A के इक्वल है, ये वेक्टर, और ये 3B वेक्टर के इक्वल है। तो अब हम यूज़ करते हैं कि जो हमें गिवन है कि सिंस DE इक्वल्स टू 1/3 DB, तो दिस implies that DE over DB this is equals to 1/3। तो फिर इसके मुताबिक जो है इन दोनों के दरमियान जो रेशो है वो 1 और 3 की रेशो है, तो ये एक्सटर्नल के लिहाज से इसकी रेशो बनती है। तो दिस इम्प्लाइज दैट E डिवाइड्स DB in the ratio 1:2 internally, कि E जो है वो DB को 1:2 में जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो देयरफॉर बाय रेशियो फार्मूला पोजीशन वेक्टर ऑफ E जो कि OE लिखा जाएगा तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ E जो है ये इक्वल होगा OE इक्वल होगा, तो ये जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अब उसके मुताबिक होगा। अब ये चूँकि जो है ये 12A के इक्वल है, और ये 3B के इक्वल है, तो अब इसके मुताबिक जो है रेशियो फार्मूले से लिखेंगे तो 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 12A और फिर प्लस 2 × 3B डिवाइडेड बाई 1 + 2। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं तो 12A + 6B डिवाइडेड बाई 2 को जो है दोनों से डिवाइड कर दें तो 6A प्लस और ये 3 है, तो ये बचेगा 4A + 2B। तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ E आ गया जो है। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ E जो है ये असल में एक पॉइंट जो है चूँकि ओरिजिन के तौर पे आ रहा है तो इसको AE जो है लिखा जा सकता है कि ये AE के इक्वल है। इसके मुताबिक चूँकि ये वेक्टर AB 12A के इक्वल है, अगर हम इसको ओरिजिन कंसिडर कर लें A को जो है तो फिर इसके लिहाज से AE जो है इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा E का जो। सवाल में चूँकि A दिया गया है और A को वाज़ेह नहीं किया गया कि ये ओरिजिन है, लेकिन इसकी वैल्यू से लगता है कि इसको हम ओरिजिन कंसिडर कर सकते हैं। अब हम फ्रॉम फिगर जो है देखते हैं कि क्या लिखा जा सकता है। फ्रॉम फिगर वी सी दैट AC जो है ये इक्वल है
AD प्लस DC के एंड इसी के साथ साथ AC जो है ये इक्वल भी है इसके AB प्लस BC के। तो अब इनकी वैल्यूज इसमें रिप्लेस कर दें। AD की वैल्यू 3B के इक्वल है और DC की वैल्यू 18A के इक्वल ये सवाल में बताई हुई है। इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। और ऐसे ही इसमें जो है देखते हैं AB की वैल्यू सवाल में दी गई है 12A, फिगर पे जो है शो की गई है 12A प्लस BC की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन से जो है क्योंकि दोनों ये AC की वैल्यूज़ हैं, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 3B plus 18A this is equals to 12A plus BC। अब अगर हम इससे BC की वैल्यू मालूम करना चाहें तो 12A को ये दूसरी साइड पे लाना होगा, 3B प्लस 18A माइनस 12A, तो दिस इज इक्वल्स टू 6A प्लस 3B। अब इसमें से जो है 3 को कॉमन लिखें तो 2A प्लस B, AE की वैल्यू जो है ये 4A प्लस 2B के इक्वल है। तो अब इसकी ये वैल्यू लाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 4A प्लस 2B बन जाएगी वैल्यू जो। इसको अगर ऐसे लिखना चाहें तो 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2A प्लस B, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इस 2 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वल, और ये हमें मालूम है पहले से ही जो है 3/2 कि 4A प्लस 2B जो है ये AE के इक्वल है। तो अब इसके से जो पता चल गया कि दिस इम्प्लाइज दैट BC इज पैरेलल टू AE, कि BC जो है वो AE के पैरेलल है। और पैरेलल क्यों है? चूँकि बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर, बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स हम कह सकते हैं जो ये है कि A इक्वल्स टू लैम्डा B, कि दो वेक्टर A और B पैरेलल होंगे। अगर उनको ऐसे लिखा जा सकता हो तो ये दो वेक्टर जो है इसी तरह से चूँकि लिखे हुए हैं तो इससे प्रूव हो गया कि ये BC जो है वो पैरेलल है AE के, और यही इसमें जो है हमने प्रूव करना है। अब इसके बाद जो है इसका अगला सवाल जो है ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ABCDEF is a regular hexagon as shown in the figure. तो ये इसकी जो है रेगुलर हेक्सागन जो है फिगर दी गई है। तो अब इसके मुताबिक इफ़ AB इक्वल्स टू A
and BC equals to B, then express AC, CDEF, EF, DAEB, FA, and FC in terms of A and B. सवाल में जो है इस हेक्सागोन को रेगुलर कहा गया है, लेकिन ए और बी की वैल्यू अलग अलग दी गई है। हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन कहते हैं ऐसी जो है हेक्सागोन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। तो रेगुलर हेक्सागोन के लिहाज से तो ए और बी इक्वल होने चाहिए, लेकिन इस सवाल में जो है इनको अलग अलग जो है पूछा गया है और शो किया गया है। तो इसी के मुताबिक जो है फिर हम हल करते हैं इसको। अब इसका जो है हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो ये AD ये AC है, और ये AD। तो अब इसके मुताबिक AC दिस इज इक्वल टू AB प्लस BC, और AB की वैल्यू हमें गिवन है कि ये A के इक्वल है और BC B के इक्वल है। तो फिर इस लिहाज से AC की वैल्यू जो है ये A प्लस B के इक्वल आ गई। अब इसमें हम एक रिजल्ट यूज करते हैं कि सिंस ABCD EF is a regular hexagon, तो therefore तो अब रेगुलर हेक्सागोन में ये जो अगला डायगोनल है, एक तो AC डायगोनल है और एक AD। अब जो AD डायगोनल है ये पैरेलल होगा, AD डायगोनल इज पैरेलल टू BC। ना सिर्फ ये कि इसके पैरेलल होगा बल्कि इसकी जो लेंथ है AD की वो BC के मुकाबले में डबल होगी। BC को अगर डबल किया जाए तो इससे लेंथ ऑफ AD बनती है। तो फिर इस लिहाज से AD इक्वल्स टू, तो देयरफॉर AD इक्वल्स टू 2B, चूँकि BC जो है सवाल में गिवन है कि दिस इज इक्वल टू वेक्टर B के इक्वल है इसकी वैल्यू जो। अब अगर इसकी जो है साइड ऑर्डर जो है चेंज कर दें तो माइनस DA बनेगा, माइनस DA इक्वल्स टू 2B। तो अब इससे जो है हमें एक और वैल्यू मालूम हो गई। तो देयरफॉर DA दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2B। B माइनस को दूसरी तरफ जो ले जाएंगे तो ये DA की वैल्यू जो है इसके इक्वल आ गई। अब और टर्म्स जो है इन टर्म्स ऑफ दीज AB और BC मालूम करने के लिए जो है हम लिखते हैं कि फ्रॉम फिगर इसके मुताबिक ही जो है AC प्लस CD, AC प्लस CD दिस इज इक्वल्स टू AD।
अब ए सी की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं ए प्लस बी के इक्वल, और सी डी हमने मालूम करना है, और ए डी की वैल्यू जो है ये हम पहले मालूम कर चुके हैं कि ये 2b के इक्वल है। तो इसकी रीज़न में हम ये लिख सकते हैं कि सिंस ए सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए डी इक्वल्स टू 2b, और अब इसको जो है कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू जो है तो सी डी देखते हैं कि किसके इक्वल बनेगा। तो सी डी इक्वल्स टू 2b माइनस ए माइनस बी, तो दिस इज इक्वल्स टू b माइनस ए। तो सी डी की वैल्यू जो है फिर इस लिहाज से b माइनस ए के इक्वल आ गई। तो एक और वैल्यू हमने मालूम कर ली, पहले ए सी की वैल्यू मालूम की, फिर ए डी की वैल्यू मालूम की है, डी ए की वैल्यू, और अब सी डी की वैल्यू मालूम कर ली है। अब इससे जो है अगली वैल्यूज़ कंसिडर करते हैं। अब सवाल में जो वैल्यूज़ पूछी गई हैं उसको मालूम करने के लिए जो है अब एक और जो है कि आल्सो हम जो लिख सकते हैं कि बी सी इक्वल्स टू, ये बी सी एफ ई के इक्वल है। एफ ई के इक्वल, तो बी सी इक्वल्स टू माइनस ई एफ हो जाएगा। अगर इसकी तरतीब चेंज कर रहे हैं हम, क्योंकि याद रखें कि एफ ई ये माइनस ई एफ के इक्वल होता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट ई एफ इक्वल्स टू माइनस बी सी, और माइनस बी सी जो है ये बी के इक्वल है। बी सी इक्वल्स टू बी है, तो फिर इस लिहाज से ई एफ जो है इसकी वैल्यू ये माइनस बी के इक्वल आ गई। अब इसके बाद एक और हम वैल्यू मालूम करने के लिए देखते हैं कि एफ ए इक्वल्स टू सी डी, एफ ए इक्वल्स टू डी सी, कि एफ ए जो है वो डी सी के इक्वल है। एफ ए इक्वल्स टू डी सी, डायरेक्शन सेम रखनी है इसमें जो है एफ ए की तरफ है और डी सी की तरफ है इसकी वैल्यूज़। तो हमने चूँकि जो है पहले सी डी की वैल्यू मालूम है तो इसकी तरतीब चेंज कर दें, और माइनस और सी डी की वैल्यू भी मालूम की हुई है हमने बी माइनस ए, क्योंकि सी डी इक्वल्स टू बी माइनस ए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी प्लस ए, एंड दिस इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो फिर एफ ए जो है इस लिहाज से जो है ए माइनस बी के इक्वल आ गए। ये एक और वैल्यू हमें मालूम हो गई। अगर हम इसको जो है इस तरह से अलग से कर दें कि ये इसके इक्वल वैल्यू आ गई है, और बाकी वैल्यू भी जो है अब इसके बाद जो वैल्यू बाकी रह गई हैं अब उसके मुताबिक जो है बी ई किसके इक्वल है, ये बी ई जो है ये पैरेलल है एफ ए के, तो फिर इस लिहाज से ये इससे डबल भी होगा। बी इज पहले चले पैरेलल जो है कह देते हैं, जैसे कि हमने पहले जो है यूज़ किया था यहाँ पर ए डी बी सी के पैरेलल है और इसके डबल भी है, तो इसी लिहाज से बी ई इज़ पैरेलल टू
GE is parallel to AF and BE की लेंथ जो है वो AF के मुकाबले में डबल होगी, ट्वाइस ऑफ द AF होगी। और AF भी लिखा जा सकता है, BE जो है, और CD के भी लिखा जा सकता है। तो दोनों ऑप्शन है इसमें, जो है AF वाला ऑप्शन भी यूज़ किया जा सकता है और CD वाला। पहले इसमें जो है CD वाला हम यूज़ कर लेते हैं कि ये CD, क्योंकि दोनों साइड पे जो है ये एक इक्वली आ रहा है CD। अब फिर इसके मुताबिक जो है इसकी वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दें तो 2 इंटू CD हमें मालूम है कि B माइनस A के इक्वल है। ओके, CD इक्वल्स टू B माइनस A, और हमने जो है EB की वैल्यू मालूम करनी थी, तो माइनस EB आ जाएगा। तो फिर इस लिहाज से EB इक्वल्स टू माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा B माइनस A, और इसको माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू A माइनस B के इक्वल इसकी वैल्यू बन गई। तो ये एक और वैल्यू जो है हमने मालूम कर ली है इसकी जो है। अब जो वैल्यू रह गई है वो है FC की। आल्सो ये FC है, FC जो है ED के भी पैरेलल है और AB के भी पैरेलल है। आल्सो FC is parallel to AB, so therefore length of FC will be equals to 2 of AB, और AB की वैल्यू हमें मालूम है कि ये A के इक्वल है, तो इसकी जगह इसकी ये वैल्यू लिख ली। तो इससे जो है ये मालूम हो गया कि FC इक्वल्स टू 2A, क्योंकि AB इक्वल्स टू A ये गिवन है। तो अब इसमें FC की वैल्यू भी मालूम हो गई और इधर EB की वैल्यू भी मालूम हो गई। तो ये तमाम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A एंड B पूछी गई थी। तो अब ये तमाम वैल्यूज़ जो है इन टर्म्स ऑफ A एंड B हमें मालूम हो गई हैं। ये भी हो गई है, इस तरह से ये पहले भी मालूम किया था। अब EF ये वैल्यू भी हमें इसकी फॉर्म में जो है मालूम हो गई, और ये है CD, तो ये वैल्यू भी A और B की वैल्यू फॉर्म में जो है हमें मालूम होगी। अब DAB जो है A और B की फॉर्म में हमें मालूम हो गई, और AC जो है इससे पहले हम मालूम कर चुके हैं। तो इस सवाल में यही वैल्यूज़ हमने मालूम करनी थी। तो इसमें हमने जो रिज़ल्ट यूज़ किया है वो रेगुलर हेक्सागन का है कि एक डायगोनल जो है वो एक साइड के पैरेलल होता है और उसकी मैग्नीट्यूड उसके मुकाबले में डबल होती है। तो अगर AD BC के पैरेलल है तो AD की लेंथ जो है BC के मुकाबले में हाफ होगी, या डबल BC को डबल करेंगे तो वो AD के इक्वल आएगी। तो अब इसको जहाँ जहाँ भी जिस डायगोनल के लिए हमने यूज़ किया है तो इसी तरह से यूज़ किया है। तो इससे जो है इन तमाम साइड्स की वैल्यूज़ जो पूछी गई हैं या डायगोनल्स की वैल्यूज़ जो है इन टर्म्स ऑफ A एंड B हमने मालूम कर ली। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई।